हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल हब और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4, इसमें हम सारे ऑर्गेनेल्स कवर कर लेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा डन। अब मैंने एक पार्ट में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपके लिए ओवरलोड हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाए ताकि आप समझो और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पार्ट जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम स्विच कर जाएंगे चैप्टर मोशन पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER। ओके, so the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्या है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें ट्यूब्स और शीट्स जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये ट्यूब्स हैं, और ये जो फ्लैट दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये यहाँ से यहाँ तक ये शीट्स है। ओके, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और अबलॉन्ग बैग्स और वेसिकल्स। ठीक है, ये कैसे दिखता है? लंबे ट्यूब्स जैसा दिखता है, या फिर राउंड दिख सकता है, तो अबलॉन्ग दिख सकता है, यानी कि आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख सकता है, वेसिकल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही दिखेगी, यानी कि लिपिड बाय लेयर, वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। तो फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। कितने टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? टू टाइप्स होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं RER। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलेंगे SER। ओके, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका आंसर होना चाहिए टू टाइप्स। ओके, टू टाइप्स। कौन कौन सा? पहला है RER and second one is SER। ओके, तो फिर RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलने के पीछे कारण ये है कि उसका जो आउटर सरफेस है ना, उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं ये वाले, ये राइबोसोम्स है। ये लिखा हुआ है, देखिए ये राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं इसलिए। यानी कि मेनली अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताऊं तो इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन बनाना। ओके, तो फिर the ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture। यानी कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो पूरी की पूरी साइट्स किस लिए है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि प्रोटीन बनाने। Okay, the manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER। अब ये जो बनाए हुए प्रोटीन्स है, मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोटीन्स है, इनको अलग अलग जगहों पर भेजा जा सकता है जहां उनकी जरूरत हो उसके अनुसार। क्लियर? अब ये सारे के सारे प्रोटीन बनेंगे कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, तो उसका जवाब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाने की क्या बनाता है? ये फैट्स या फिर लिपिड्स बनाता है। यानी कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं ना, ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसको बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। क्लियर? So some of these proteins and lipids helps in the building in the cell membrane। अब इनमें से कुछ प्रोटीन्स हो गए, कुछ लिपिड्स हो गए, ये क्या करते हैं? सेल की मेम्ब्रेन यानी कि कवरिंग बनाने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो यानी कि लिविंग, एंड जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि लिविंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। ओके, तो सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स। और कुछ प्रोटीन हो गए, कुछ लिपिड हो गए, वो एंजाइम का काम करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जो कि आपके एक्टिविटीज को या रिएक्शंस को फास्ट करवा दे, वो होते हैं एंजाइम्स। जैसे कि आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है
ट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। ओके, अगर ये एंजाइम ना हो, ठीक है, अगर ये एंजाइम ना हो तो आपने एक टाइम खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होने में अप्रोक्सीमेट 500 ईयर्स का टाइम पीरियड लग सकता है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन हमारा खाना 3 से 4 घंटों में डाइजेस्ट हो जाए। क्लियर बात है। और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है आपके बॉडी में हॉर्मोन्स का काम करते हैं, जो कि सिग्नलिंग के लिए काम करेंगे, राइट। यानी कि आपकी किस चीज को एक्टिव करना है, किस चीज को बंद करना है, उसके लिए सिग्नलिंग का काम करेंगे कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स। So now, although the ER varies greatly in appearance in different cells, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हर एक सेल में फंक्शन के अनुसार अलग अलग प्रेजेंट रह सकती है, लेकिन ये हमेशा नेटवर्क सिस्टम फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, आगे देखिए। Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये चैनल जैसा यानी कि रास्ते का काम करता है कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकता है या कहीं और भी जा सकता है, लेकिन ये होते कहाँ से जाएंगे, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी यहाँ आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाद ऐसा ईआर प्रेजेंट है, ईआर, ठीक है, यहाँ से वेसिकल्स बने, फिर उसके बाद ऐसे गोल्जी प्रेजेंट है, गोल्जी, उसके बाद आपका यहाँ आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये एक तो ईआर से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अगर यहाँ आया तो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे अलग अलग जाएगा। यानी मेन जगह ट्रांसपोर्ट की कौन है, आपका ईआर ही तो है। ठीक है, तो the ER also function as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमारे सेल के लिए जो है फ्रेमवर्क है, यानी बिल्कुल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा कि नहीं, उसके साथ साथ ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करवाने का काम करता है। यानी कि ऐसे काम जो सेल के लिए होना बहुत अनिवार्य है, अगर वो काम नहीं होंगे तो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। ओके, सो ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिए। ठीक है, इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यानी कि वर्टिब्रेट्स यानी कि हम लोग जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स हु हैव वर्टिब्रल कॉलम। तो इन एनिमल्स में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो है डिटॉक्सिफाई करना। यानी कि ये क्या करता है, जो खतरनाक चीजें हमारे शरीर में एंटर हो गई है उनको एलिमिनेट करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। हाई अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is present in liver cells, किसके, वर्टिब्रेट्स के। क्लियर हो गई बात है। अब देखिए, यहाँ न्यूक्लियस नहीं दिखाया गया, ये बना देती हूँ न्यूक्लियस। ओके, अब यहाँ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेसिकुलर यानी कि वेसिकल्स बन रहे हैं ना, ये ऐसे गोल गोल के छोटे छोटे पैकेजिंग, इसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे एर्गिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ये गोल्जी में जाएगा और गोल्जी से होते हुए बाहर चलेगा। क्लियर हो गई बात है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, अब जो मर्जी बोलो, लेकिन सही से बोल लो। तो देखिए, the Golgi apparatus was described by Camillo Golgi consists of a system of membrane-bound vesicles, patterned sacs arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले खोज निकाला था कैमिलो गोल्जी, यानी कि ये जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम को ही ऑनर करने के लिए इसका नाम गोल्जी अपरेटस रख दिया गया, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी। अब ये कैसा है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक चपटा हो बैग जैसा, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल 5 से 8 ऐसे अरेंज रहते हैं। इन चपटी बैग्स को जो है हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी और इसको भी हम सिस्टर्न नहीं बोलते।
These membranes often have connections with the membranes of ER. अब ये जो गोल्गी के मेम्ब्रेन है ना, इनका रिश्ता थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से भी हो सकता है, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन। और उसके साथ साथ इसके पास दूसरा अपना भी हिस्सा हो सकता है जहाँ पे वो सारे अपने काम करते हैं। So the material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. यानी कि जो कुछ भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसके आसपास बनती है, उसको पैक करके अपनी सही जगह पर भेजने का काम गोल्जी अपराटस ही करता है। यानी ये जो है आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि ये पोस्ट ऑफिस जैसा काम करता है, चीजों को सॉर्ट करना और उसको अपने अपने जगह पर भेज देना। क्लियर? तो इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज। इसका काम क्या है? चीजों को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, प्रोडक्ट्स को पैक करना वेसिकल्स के अंदर और उसको अपने सही टारगेट पर भेज देना। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर्स इन गोल्गी अपराटस। यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन भी जो है गोल्गी में होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर। द गोल्गी अपराटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम किससे बनते हैं? गोल्गी अपराटस। तो छोड़िए, गोल्गी लाइसोसोम्स। क्लियर? आगे बढ़ते। अब यह साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो बहुत जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते। तो देखिए, ठीक है। तो कैमिलो गोल्जी वाज बोर्न एट कॉर्टेनो नियर ब्रेसिया इन 1843। कैमिलो गोल्जी का जन्म कहाँ हुआ था? बर्सिया में हुआ था, या फिर ब्रेसिया में हुआ था। कब? 1843 में। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। इन्होंने जो है डॉक्टरी की पढ़ाई की थी पाविया यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 1865 में। उन्होंने पाविया के ही एक हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल का नाम था सेंट मैथ्यू, वहां पे जॉब किया। ठीक है। उसके बाद एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वे कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। जब वो वहाँ काम कर रहे थे तो उनकी सबसे ज्यादा जो खोज थी या फिर जो चीज पे काम कर रहे थे वो था नर्वस सिस्टम। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि कैमिलियो गोल्जी ने सबसे ज्यादा किस पर काम किया था, तो आंसर वो इज नर्वस सिस्टम। ओके। उसके बाद इन 1872 1872 में उन्होंने जो है सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है। कहाँ पे? ये उन बीमार लोगों के लिए जो कि अबेडग्रेसो जो सिटी है वहाँ के हॉस्पिटल में उन्होंने सीएमओ की जॉब करी थी। उसके बाद ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशंस इनटू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ दिस हॉस्पिटल। इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, अपनी रिसर्च है नर्वस सिस्टम पे जो खोज है, वो इस हॉस्पिटल के या फिर अस्पताल के रसोई घर में की थी शुरू। तो विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी। उन्होंने वहाँ के किचन को जो है लैब बना दिया था। उसके बाद however the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure। अब उनके काम में सबसे बड़ी खोज ये हो गई, एक एकदम नया सा कुछ तो भी उन्होंने खोज के निकाला। उस स्टेनिंग की वजह से हम एक हर एक नर्व सेल को जो है अच्छे से स्टेन करके देख सकते हैं। यानी कि आपको एक एक न्यूरॉन जो है क्लियरली दिखेगा कि बाबा ऐसा दिखता है करके। ठीक है। सो दिस मेथड इज रिफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन। और उन्होंने जो स्टेनिंग रिएक्शन खोज के निकाली थी उसका नाम था ब्लैक रिएक्शन। यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विच रिएक्शन इज फाउंड बाय कैमिलो गोल्जी टू आइडेंटिफाई नर्व और अदर सेल स्ट्रक्चर। सो उसका आंसर है ब्लैक रिएक्शन। ओके। फिर दिस मेथड uses a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracing the process and most delicate ramifications of cell। अब ये इस प्रक्रिया का यानी कि ब्लैक रिएक्शन जो है सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। यानी कि जो सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो है सेल के अंदर होने वाली इंपॉर्टेंट और नाजुक चीजों को जो है ऑब्जर्व करके आपको स्टेन करके दिखा देगा। क्लियर? ऑल थ्रू हिज लाइफ उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसी लाइन में काम करने के लिए अपना जीवन जो है व्यतीत कर दिया और उस टेक्निक को जो है उन्होंने और इम्प्रूव किया और मॉडिफाई। उसके बाद गोल्जी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर्स। उनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स एंड इज्जत मिली इस चीज को करने के लिए कि उनको इसी काम के लिए पहचाना जाता है। इसके साथ साथ ही शेयर्स द नोबेल प्राइज। उन्होंने नोबेल प्राइज जो है जीता था 1906 में। किनके साथ?
सैंटियागो रामोनी कैजल के साथ उनके इस नर्वस सिस्टम को स्टडी करने की। क्लियर हो गई बातें? समझ में आया कैमिलियो गॉल्जी जी के बारे में? तो जरा आप इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर ले, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए हैं, सवाल बताए हैं, आपको नोट डाउन कर ले। इसके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ये है पेन कहाँ चले गए? ओहो, ठीक है। ये है सर कैमिलियो गॉल्जी और ये है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ऑब्जर्व बाय फ्लैट रिएक्शन। ओके, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम। ओके, कौन है? लाइसोसोम्स। So structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Lysosomes क्या है? एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव यानी कि एंजाइम्स है जो कि एसिडिक होती है बहुत ज्यादा। ये क्या करती है? चीजों को डिग्रेड करने का काम करती है। डाइजेस्टिव यानी कि खत्म करने वाली एंजाइम्स। ओके, दिस एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। ये एंजाइम्स कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और फिर यहाँ भेज देता है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या है? यहाँ पे जो भी चीजें जो है डंप यार्ड का काम करता है। लाइसोसोम में खराब चीजें यहाँ आकर स्टोर हो जाएंगी और फिर वो उसको डाइजेस्ट करती है। दिस हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनिज्म। अब लाइसोसोम क्या करता है? सेल को साफ सुथरा रखने के लिए मदद करता है, ताकि जो कुछ भी बाहर से चीजें आई है या सेल के अंदर कोई खराब चीज है उसको खत्म करके ये सेल को क्लीन रखता है, ताकि कोई बीमारी ना हो जाए या कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, उसके फंक्शन में कोई डिफॉल्ट ना आ जाए। इस foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome which break complex substances into simpler substance. ओके, अब लाइसोसोम्स क्या करता है? बाहर से आने वाली चीजें जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोई खतरनाक खाना हो गया जो आपने गलती से खा लिया, या फिर पुराने सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ये सारे के सारे लाइसोसोम में जाके ब्रेक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स चीजों को जो है ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में करता है। यानी कि मान लो कोई ऐसा प्रोटीन है, क्लियर, इसका काम भी खत्म हो चुका है, फिर लाइसोसोम में गया, इसको इन्होंने क्या किया? ब्रेक कर दिया, तो तोड़ दिया। अब प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम होगी प्रोटीनेज। ठीक है, डीएनए होगा तो डीएनएज, आरएनए होगा तो आरएनएज। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स में अप्रोक्सीमेट 40 एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। कितनी? 40। उसके बाद लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब लाइसोसोम्स इतना खतरनाक काम करने के लिए कैसे काबिल है? क्योंकि उनके पास जो है बहुत ही ज्यादा एसिडिक लेवल पे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहती है, जो इन चीजों को आसानी से तोड़ देगा। During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own. यानी कि मान लो अगर कोई स्ट्रेस है, ठीक है, अगर सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? अगर सेल में कोई डैमेज आ गया तो लाइसोसोम जो है फट जाएगा, अपने अंदर के एंजाइम्स को सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से वो अपने ही सेल को खत्म कर देगा। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को जो है सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। लाइसोसोम का जो पीएच है वो 4.5 टू 5 रहता है, यानी एसिडिक। क्लियर? ये पॉइंट आपके बुक में नहीं है, मैंने आपको दे दिया, आप नोट डाउन कर लिया, आपके एमसीक्यू हो सकते। आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके टीचर को जरूर पता है कि इसका पीएच एंड ऑल कितना क्या रहता है। क्लियर? नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे जी। अगर ये ना रहा तो आप ऐसे बेड पे बने बड़े मरीज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। इसको आप क्या बोलते हो? पावर हाउस, क्योंकि ये आपके शरीर को जो है ताकत देने का काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है 2 कवरिंग होते हैं जैसे न्यूक्लियस के पास। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो बाहरी परत होती है ना उसमें बहुत ज्यादा छेद प्रेजेंट होते हैं, उसको पोरस बोला गया है, और अंदर वाली जो है काफी ज्यादा मुड़ी हुई होती है। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर है, ये देखिए कितनी सारी फोल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, क्लियर। और ये प्लेन वाली जो है ये बाहर की मेम्ब्रेन। तो फिर दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। अब ये फोल्डिंग्स के पीछे क्या राज है कि ये जो है सरफेस एरिया बढ़ाता है, क्लियर। सरफेस एरिया बढ़ाएगा यानी कि छोटी जगह में बहुत सारा काम करने के लिए जगह दे देगा। तो यहाँ पे मेनली जो है एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो है रिएक्शंस चलती रहती है। अब ये जो एटीपी है ना यही आपके लिए एनर्जी का काम करती है। अगर ये एटीपी नहीं रहेगा तो आपका शरीर कोई काम करने के काबिल नहीं बचेगा। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. अब हमारे शरीर को लगभग सारे ही काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आता है एटीपी के फॉर्म में। इस एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडेनाइन ग्रुप जो है इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। क्लियर। तो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये लाइन बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी मोटी सी है। एटीपी को ही जो है हम सेल की जो है एनर्जी करेंसी बोलते हैं, यानी कि आपके जो शरीर का पैसा है वो है एटीपी। ठीक है, चाहे जो करना हो एटीपी खर्च होगा ही होगा। अगर एटीपी नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं आप कुछ कर पाओ। के बाद the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. अब हमारी शरीर क्या करते हैं, ये जो स्टोर की हुई एटीपी है इसका इस्तेमाल करती है और नए नए केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क जो है हमारे बॉडी के लिए फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करने के लिए एटीपी का। के बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है बाकी ऑर्गेनेल्स में थोड़ा सा अजीब गरीब है क्योंकि उसके पास अपना डीएनए भी है, अपना राइबोसोम्स भी। ठीक है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। अब इसके पास डीएनए होने की वजह से ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद ही बना सकता है जो उसको जरूरी है। अब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक्स है ना, उसमें 70S राइबोसोम होता है और डीएनए जो है सर्कुलर रहता है। क्लियर। और यूकैरियोटिक्स में जो है वो 80S राइबोसोम्स रहते हैं एंड डीएनए जो है वो लीनियर होता है। क्लियर। अब मैंने एक थ्योरी बताई थी, उसका नाम था एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। क्लियर। इस थ्योरी के चलते ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया से आया है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम से। इससे अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम, ठीक है, इससे आया है। तो अब ये जो था बैक्टीरिया ये तो प्रोकैरियोट हो गया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज अ काइंड ऑफ प्रोकैरियोट्स, नो। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास अपना सर्कुलर डीएनए है और 70S राइबोसोम है। अब ये मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है असेंशियल पार्ट हो गया सेल का, लेकिन इसकी कुछ जो पुरानी क्वालिटीज है वो अभी भी नहीं बदली है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग से डीएनए भी है और उसके अपने पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। क्लियर, डन। अब नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं होता लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ही होता है। ठीक है, ये जो है खाली और खाली प्लांट में ही होता है। 1 मिनट दीजिए गाइस, थोड़ा सा होल्ड ऑन। सॉरी गाइस, प्लास्टिड्स पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। छोटी मगर जरूरी बात याद रखिए, प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ आपके पेड़ पौधों में ही मौजूद रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक्स के कितने टाइप्स है? 2। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो यानी याद रखना क्रोमो यानी कलर, ठीक है। ल्यूको यानी कि व्हाइट या फिर कलरलेस।
दो प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब ऐसे कलर वाले प्लास्टिड जिसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट हो उसको ही आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब पेड़ में जो है फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो जरूरी पिगमेंट है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट के पास जो है क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ कई येलो और ऑरेंज जैसे पिगमेंट्स यानी कि कलर्स प्रेजेंट होते हैं। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil and proteins granules are stored. ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ऐसे ऑर्गेनेल है जिसमें स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया या फिर प्रोटीन जो है वो स्टोर करके रखा जाता है ताकि प्लांट उसको बाद में यूटिलाइज कर सके। ओके। The internal organizations of the chloroplast consist of numerous membrane layer embedded in material called stroma. अब क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा अजीब सा बना है कि उसमें बहुत सारी जो अलग अलग मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन ऐसा लेयर कुछ होता है और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको आप बोलते हैं स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से अगर आप देखने जाओ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इसके पास भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब इसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। अब ये जो मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। ओके। इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना। ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको पता है? CO2 plus H2O in the presence of sunlight, it gives glucose plus ऑक्सीजन। ओके, ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट और ये देखिए उसके टाइप। ये सबसे पहला है प्रोटोप्लास्ट, प्रोप्लास्ट यानी कि पहले, उससे बनाया है इटायोप्लास्ट। इटायोप्लास्ट जो है आगे जाकर जो है क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है। अब ये जो प्रोप्लास्टिड है ये ल्यूकोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप है, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। अब देखिए वैक्यूल्स क्या है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये क्या है? स्टोर करने वाली जगह है, या सॉलिड या फिर लिक्विड चीजों को जो है स्टोर करके रखने का काम करता है। वैक्यूल्स की साइज जो है एनिमल सेल में छोटी होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये बहुत ही बड़े आपको लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। The central vacuole of some plants may occupy 50 to 90% of the cell volume. अब कुछ कुछ प्लांट सेल्स में क्या होता है, 50 से 90% जो बीच की जगह है ना, इस वैक्यूल ने ही घेर के रखी हुई है। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. अब प्लांट सेल्स में क्या होता है, वैक्यूल जो है पूरी तरीके से सेल सैप से भरा होता है, जो पेड़ को जो है सीधा और कड़क रहने में मदद करता है। There many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuole. अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो पेड़ के जीवन में जरूरी हो उसको वैक्यूल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि समय आने पर वो उसको इस्तेमाल कर सके। These include अमीनो एसिड्स, इनमें आते हैं अमीनो एसिड, शुगर्स और वे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए और कुछ प्रोटीन। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर हो गया यानी कि आप इसको कैरोट बोल सकते हो, जैसे अमीबा हो गया, इसमें जो है फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि क्या स्टोर करता है, फूड आइटम जिसको अमीबा ने कंज्यूम किया होता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कुछ वैक्यूल जो है क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर अगर सेल के अंदर हो गया तो उसको बाहर फेंकने का और बॉडी से जो है वेस्ट को रिमूव करने का भी काम करते हैं। वैक्यूल देखिए, each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organizations of its membrane and organelles in specific.
यानी कि हर एक कोशिका जो है अपने सही पैमाने से काम करने के लिए इसलिए रेडी है या फिर इसलिए लायक है, उसके पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के पास उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सारे ऑर्गेनेल्स जो है एक सीक्वेंस में अरेंज है इसीलिए। क्लियर? तो फिर द सेल्स हैज thus has a basic structural organization। इसीलिए एक कोशिका का जो है एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पर किया गया है कि स्टेप वाइज उसको फंक्शन कैसा करना है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ओके, सो दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new protein। इसीलिए हमारी जो कोशिकाएं हैं अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकती हैं, जैसे रेस्पायर करना, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, उसके साथ साथ बॉडी से जो है वेस्ट को रिमूव करना और नए कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाना। So thus the cell is the fundamental structural unit of living organism। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल होता है या फिर कोशिकाएं होती हैं हमारे जीवन का बेसिक आधार है। अगर कोशिकाएं नहीं तो हम भी नहीं। तो इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोशिका ही जीवन का आधार है। फिर विदाउट सेल्स आप बन ही नहीं सकते हो, ना ही कुछ इस दुनिया में रह सकते। सेल है इसीलिए सब कुछ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सेल डिवीजन। यानी कि सेल जो है अपने नंबर बढ़ाएगा, यानी अपने आप को डिवाइड करेगा, उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। अब नए नए कोशिकाओं का निर्माण तो हमेशा ही होते रहता है ताकि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा ग्रो करते रहे। आपकी हाइट बढ़ती क्यों? क्योंकि आप कॉम्प्लेन पीते हो इसलिए नहीं, आपके सेल डिवाइड करते हैं इसलिए। आप अभी क्या चिंटू की मम्मी है ना कॉम्प्लेन नहीं पिलाती, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं। अगर उसके सेल को डिवाइड करने का जो टाइम है वो बहुत स्लो है, उसकी सेल साइकिल बहुत स्लो है, जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सेल साइकिल इतना काम नहीं करती, इसलिए हाइट भी कुछ कुछ बच्चों की बहुत छोटी रहती है और कुछ बच्चे देखो अपनी उम्र से कई ज्यादा लंबे दिखते हैं। ये क्या काम है? ये आपका सेल डिवीजन ही तो है। अब पेड़ भी तो कॉम्प्लेन नहीं पीते, लेकिन उनकी हाइट देखो कितनी बड़ी बड़ी होती है। फिर आप जाते हो कॉम्प्लेन देने, उन पेड़ों को गिफ्ट करते हो क्या? भाई आज मैं नहीं पीऊंगा तू पी ले, या फिर मम्मी ने ग्लास में बना के दे दिया, आपने फेंक दिया, पेड़ ने पी लिया, फिर भाई एक रात में उतना 6 फीट हो गया अमिताभ बच्चन जैसा। तो कुछ नहीं होता है जी। कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन कर छोड़ोगे, ये सब बिल्कुल उल्लू बनाने के मसले हैं। सही बात तो यह है कि आपके सेल डिवाइड करते हैं तभी आपकी हाइट बढ़ती है। अब ये सेल डिवाइड क्यों करते हैं? पुराने सेल्स को या फिर डेड सेल्स को या फिर डैमेज सेल्स को जो है शरीर से हटा के उसके बाद गैमेट्स बनाने के लिए, जो कि रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, इसके लिए सेल्स को जो है डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर? सो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा नए कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है उसी को हम बोलते हैं सेल का डिवीजन करना। अब सेल डिवीजन जो है दो प्रकार से होता है, एक तो माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस आपका सोमैटिक सेल एज वेल एज गैमेटिक सेल्स दोनों में ही होता है, लेकिन मियोसिस खाली खाली आपका गैमेटिक सेल्स ही होता है। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिससे आपके शरीर की सारी जो सेल्स है या कोशिकाएं हैं डिवाइड करती है सिर्फ स्पर्म और ओवा को छोड़ के, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। Here, in this process, each cell called mother cells divide to form two identical daughter cells। माइटोसिस में क्या होता है, जो मेन सेल होती है उसको हम मदर सेल बोलते हैं। वो कितने सेल को जन्म देती है? अपने समान दो को। ठीक है, माइटोसिस में आखिरी एंडिंग होती है दो। ये मदर सेल हो गया एमसी, और फिर ये दो डॉटर सेल देंगी। ठीक है, डॉटर सेल। उसके बाद द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। अब ये जो डॉटर सेल बनी है ना, इनके पास भी जितने क्रोमोसोम मदर सेल यानी कि इस मेन सेल के पास होंगे उतने ही इनके पास होंगे, यानी कि हाफ अमाउंट। अगर इसके पास ऐसा है तो इनके पास भी वैसा ही जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो फिर इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस क्या करता है? आपकी ग्रोथ होने में और आपकी कहीं डैमेजेस है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी मदद करता है। यानी कि अगर आपको चोट लग गई, ये चोट लग गई, टिश्यू डैमेज हो गए, वहां पे देखिए इसे कुछ काला काला पपड़ी जैसा हो जाता है, वो निकल जाता है, फिर न्यू स्किन आती है। कैसे आती है न्यू स्किन? कैसे आती है? माइटोसिस से ही तो आती है। ये क्या आती है? माइटोसिस से। माइटोसिस जो है सोमैटिक एंड गेमेटिक
सेल्स में होती है, सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल्स। क्लियर हो गई बातें? तो फिर स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। अब हमारे शरीर में या फिर प्लांट्स में जो कुछ सेल हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, गैमेट्स बनाने के काम करते हैं। गैमेट्स बनाने का काम करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग को यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, ये दूसरी प्रक्रिया से होता है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। इसमें दो डिविजन्स आते हैं, यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Yeah? So when a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. तो meiosis का end product कितने होते हैं, 4 सेल्स होते हैं। यानी कि ये मदर सेल है, ये पहले डिवाइड होगी, 2 बनाएगी, उसके बाद ये 2 बनाएगी एंड ये फिर 2 बनाएगी। ऐसे जो है end product 4 सेल्स आता है meiosis। So the new cells only have half the number of chromosomes than the mother cell. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर जो है मदर सेल में अगर 2n है तो इसमें सिर्फ n ही आएगा। एक मैं ब्लैंक स्लाइड में आपको फिर से समझा दूंगी। उसके साथ साथ हम जो है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस को जो है इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब ऐसा काहे बोलते हैं जी, आगे की स्लाइड में आपको समझा कर मिलेगा। क्लियर? सो कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स? अब देखिए मियोसिस में जो है हाफ नंबर क्यों करना पड़ा, माइटोसिस में तो हमने नहीं किया जी, लेकिन इसमें क्यों किया? तो पीछे कोई कारण होगा, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे और जिसका आंसर सही होगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगी। तो देखिए माइटोसिस है, ये है माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। और यह है मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो है सोमैटिक टिश्यूज में होता है, सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स में, और ये गैमेट्स यानी कि स्पर्म एंड ओवा प्रोडक्शन में ये काम कर। इसको छोड़ के ये जो है आपके शरीर के कोई से भी सेल डैमेज हो जाए, लीवर, किडनी, ब्रेन, ब्रेन का तो बहुत रेयर केस होता है, इन हार्ट हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस काम करता है। अब ये जो है ये मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल, इसको मैं लिखती हूँ कैपिटल MC। और ये है डॉटर सेल यानी कि BC। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लू है और ये दूसरा ब्लू है और यहाँ पे 2 रेड है, ये यानी कि ये 2n है, 2n है। वन, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब क्या हुआ, इसमें ना फेजेस चलते हैं, ठीक है। कौन से फेजेस चलते हैं? पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज एंड चौथा होता है टीलोफेज। अब फिर टीलोफेज में भी 2 चीजें होती हैं, पहली होती है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो अभी हम ब्लैंक स्लाइड लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे
क्रोमैटिन। अभी ये सेल प्रोफेज में है, ये मदर सेल है। क्लियर? अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये बात हो रही है माइटोसिस, ठीक है। अब बहुत ऐसा थ्रेड में है, अब ये क्या होगा, क्रोमोसोम बना लेगा। अब इसको डिवाइड करना है ना, ठीक है। न्यूक्लियस है एक, ठीक है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम दूसरे कलर से होंगे। एक बन गया और ये दो ही बनाऊंगी अब, ठीक है। ये दो बन गया, और एक और बना दूं क्या, और बना लेते हैं। अब ये बन गया क्रोमोसोम। उसके बाद अब ये क्या होगा, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा असली खेल। तो फिर आया, फिर ये जब जो है ऐसे ना सेल के बीच में से अरेंज हो जाते हैं तो बोलते हैं मेटाफेज। एक लाइन में ऐसे आ जाते हैं बीच में ऐसे, ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, तो अब ये जो चीज़ें चलती है ना, तब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये चली जाती है, और फिर यहाँ पे आते हैं आपके सेंट्रियोल्स। अब क्या हो जाएगा, ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, इनको खींच लेंगे अपने तरफ, ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं इनसे, और फिर इनको खींच, एक्चुअली ये ऐसे नहीं रहते हैं, ये ऐसे होंगे। अब समझ जाना, अभी मैं आपको समझाऊंगी। ये रेड, ब्लू और ये ग्रीन, तो यहाँ ऐसे सेंट्रियोल जुड़े रहेंगे ना, ये क्या करेंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे ऐसे, बीच में से जोड़ देंगे। क्लियर हो गई बातें? तो फिर अब आगे जाके क्या हो जाएगा, अब ये सेंट्रियोल भी आधा खींच लेगा इधर, ये इधर से आधा इधर आ जाएगा, इधर से आधा इधर आ जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद सेम विथ अदर क्रोमोसोम भी होगा। उसके बाद ये आधा इधर, ये आधा इधर, फिर ग्रीन वाला आधा इधर, आधा इधर। फिर अब यहाँ पे आपके सेंट्रियोल है, ऐसे इनको खींच लिया, ये है आपका एनाफेज, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है टीलोफेज। टीलोफेज आता है, अब ये एक ही सेल के अंदर हो रहा है सब कुछ, सेल में साइज भी इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या होगा, बीच में जो है ना क्रोमोसोम से डिवाइड हो चुके हैं, बीच में फिर ऐसे 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 फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। पहले साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस। पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर अब ये दो हो जाएंगे, और फिर यहाँ से टूट के आपके पास जो है फाइनली दो सेल ऐसे रेडी हो जाए। ये है डॉटर्स, ओके, ये माइटोसिस। अब मियोसिस में सेम चीज होगी, लेकिन वो दो स्टेप में होगी, तो हम क्या बोलते हैं, देखिए। अब मियोसिस की बात अगर मैं करूँ, तो ये दो पेयर है और ये दो पेयर है। पहले मियोसिस वन में क्या होगा,
उसमें भी ऐसे 4 स्टेप आएंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो उसमें जो है ऐसा डिवीजन होगा, यानी कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। ठीक है। और फिर मियोसिस 2 में जो है इनका भी आधा आधा टूट जाएगा, जैसे कि बिल्कुल माइटोसिस। देखिए मियोसिस 2 जो है बिल्कुल माइटोसिस जैसी ही है। ठीक है, बिल्कुल माइटोसिस जैसी ही। यहाँ पे नंबर रिड्यूस हो गए। तो फिर अब यहाँ पे जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था कि ऐसा इसका हाफ ही क्यों देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर बढ़ गए, है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स जो है हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ह्यूमंस में जो है, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, इसमें से 22 जो है ऑटोसोम्स है एंड जो 1 पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, और वो 1 पेयर को बनाने का काम मियोसिस ही करती है। क्लियर। सो फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 क्रोमोसोम अगर आ गए, कोई कैरेक्टर में डिफॉल्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपका एक सही इंसान, स्टेबल इंसान बनने के लिए जो है इन क्रोमोसोम्स का हैप्लॉइड होना बहुत जरूरी, वरना ट्रांसजेंडर या फिर कुछ ना कुछ अजीब गरीब आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आपको सेल डिवीजन भी क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं खाली सेल डिवीजन पे एक शॉर्ट लेक्चर रेडी करके आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्लियर हो गई बातें। इस सेल डिवीजन का चैप्टर में एक अलग से लेकर ही आऊंगी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, जिसमें सारे स्टेप्स जो है आपको एक एक करके समझाए जाए। क्लियर। तो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियो आप देखते रहिए। आपके सीनियर और जूनियर को भी चैनल को सब्सक्राइब करने लगाए, ताकि क्लासेस अभी उनके तक पहुंच जाए। ओके, तो गाइस मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, अगर आप में से कोई जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा भद्रावती में रहता है, दे कैन ज्वाइन मी एट 52 सेक्टर 2 क्वार्टर नंबर 50 नियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है गाइस, अगर आपको नहीं मिलता है मेरा एड्रेस तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वैसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।